ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, एक तो सभी विद्यार्थियों से विनम्र निवेदन है, और रविंद्र से खास करके टी शर्ट पहन ले, है ना। ये ऑनलाइन क्लास है तो इसमें आपको बिल्कुल शऊर से बैठना है बेटा, प्रॉपरली ड्रेसअप होकर, क्योंकि ये बाद में अपलोड भी होगा डिपार्टमेंट की साइट पर। एक तो ये निवेदन आप लोगों से करना है कि जरा प्रॉपरली ड्रेसअप होकर बैठे। यदि कोई प्रॉपरली ड्रेसअप नहीं है तो 1 मिनट के अंदर अपना वीडियो बंद करें और बनियान, शर्ट, टी शर्ट कुछ भी पहने, कुर्ता कुछ भी पहने, लेकिन प्रॉपरली ड्रेसअप होकर बैठे। एक दूसरा, मुझे सबकी शक्ल दिखनी चाहिए स्क्रीन पर, ठीक है ना। और तीसरा, सभी अपना कैमरा चालू रखेंगे और माइक बंद रखेंगे। 1 मिनट के अंदर तैयार होके आइए, जल्दी कीजिए। भानु, सबके चेहरे दिख जाएंगे स्क्रीन पर? हाँ जी सर, हाँ जी सर, सर दिख जाएंगे सर। आपके पास सर एक मोड होगा, आप तो शायद फोन से कनेक्टेड है ना सर? नहीं नहीं, लैपटॉप से हूँ। सर आपके राइट हैंड साइड पे एक 3 डॉट होंगे, और सर उसमें एक चेंज लेआउट राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर। हाँ, 3 डॉट है। सबका ये सबका फोटो ही नहीं पाएगा, जैसे जैसे खोलेंगे सब तो अभी तो चेंज लेआउट एक बार अभी देख लूं। 14 लोग स्क्रीन पर दिखा रहे हैं ना, 14 में से 4-5 लोगों के चेहरे दिख रहे हैं बस। हाँ जी सर। सर इसमें सर राइट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर पे 3 डॉट है सर, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो चेंज लेआउट का ऑप्शन आएगा सर। चेंज लेआउट पे जाके अगर आप इसमें सर टाइल्ड का कर देंगे, अभी साइड बार होगा, अगर आप टाइल्ड कर देंगे तो सब जितने भी मतलब पार्टिसिपेंट इसमें जुड़े हुए हैं सभी लोग आ जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। क्या करना है? वो 3 डॉट वो तो वॉल्यूम के हैं सर। सर बॉटम कॉर्नर में सर 3 डॉट होंगे सर, उसके ऊपर क्लिक करना है। अच्छा अच्छा, बॉटम कॉर्नर में। हाँ, क्या करूं? ऊपर वाले पर सर सेकंड ऑप्शन है चेंज लेआउट का ऑप्शन है सर, उसके ऊपर। हाँ, चेंज लेआउट आ गया, ठीक है। तो सर चेंज लेआउट में सर अभी जो हमारे पास है सर, आपका साइड बार पे क्लिक होगा सर, टाइल्ड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। टाइल्ड साइड वाला तो ऊपर वाला सर, टाइल्ड पर करना है ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर। टाइड ही है ना सर? हाँ, 1 2 3 4 5 6 सभी है तो 9 चेहरे दिख रहे हैं ना, 15 दिखा रहे हैं सर। ये काफी। हाँ, तो फिर 15 तो होना चाहिए ना। भानु, मेरे सहित 15 दिखा रहा है ये। हाँ जी सर। मुझे चेहरे दिख रहे हैं। खोला नहीं सर। तो एक तो सभी अपने कैमरे ऑन कर लें। ठीक है सर, आपको छोटी वाला यही है, दूसरे वाला और उधर चित्रा है। जरा कैमरे ऑन कर लें सभी लोग। नमस्ते सर। नमस्कार। कैमरे ऑन करने में परेशानी है क्या कोई? क्यों? सर नमस्ते। भाई तुम्हारी आपकी नमस्ते, आपकी प्रेजेंस कैसे लगेगी कि आप क्लास में हैं?
क्यों रजत? परसों कई सारे लोग कैमरा चालू करके दाएं बाएं हुए थे यार। ऑनलाइन तो बदमाशी मत करो कम से कम। भाई अब तो घर में ही हो, घर में बैठ के क्लास तो अटेंड कर लो। ये एमफिल और पीएचडी दिख रहा है, एमए नहीं दिख रहा रजत के अलावा। रजत दिख रहा है और ये ऊपर शुभम दिख रहा है। क्यों रजत, कहाँ है एमए? तुम्हारे साथी कहाँ है? भाई परीक्षा तो एमए को देनी पड़ेगी इस पर। एमफिल और पीएचडी तो अपने ज्ञान के लिए सुन रहे हैं इसको। जरा कैमरे चालू करें, 17 मिनट हो गए कैमरे चालू करवाने में ही। कैमरे चालू कर लें, माइक ऑफ कर लें। तीन, 6, 8। देखो एमए की रिकॉर्डिंग हो रही है। ये पूरा जो वीडियो है बाद में ऑनलाइन चला जाएगा, है ना। इसको हम डिपार्टमेंट की साइट पर डाल देंगे। जिस दिन हिंद स्वराज खत्म हो जाएगा उस दिन इसको हम डिपार्टमेंट की साइट पर डाल देंगे। तो तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो ऑन रिकॉर्ड होगी। तो ये ध्यान रखे। एमए रविंद्र दिख रहा है और एक शुभम दिख रहा है। रजत कहाँ गया? सर यहीं पे हूँ। रजत, हाँ रजत, 3 लोग हैं एमए से और भास्कर आ गया। 4 हो गए। रजत कितने हैं टोटल? सर हमारी क्लास के एक, सर अभी तो एक ही है हमारी क्लास का केवल। ये शुभम ऊपर दिख रहा है, शुभम ही है ना ये? शुभम कुमार। कुछ का तो स्वास्थ्य अच्छा हो गया है, वजन वजन बढ़ गया है, कुछ कमजोर हो गए। इसका तो वजन बढ़ गया शुभम का ऊपर। चलिए शुरू करें। जी सर। तुम्हारी एमए से बात हो गई थी रजत पूरे बच्चों से? हाँ सर, सभी को मैंने ग्रुप पे भी मैसेज डाल दिया था और पर्सनली भी बात की। देखो 4 तारीख से आज से रेगुलर क्लास लगेगी, है ना। आज हम तुम्हारा टाइम टेबल तुम्हारे ग्रुप पर भेज देंगे। अभी टाइम टेबल बन रहा है, फाइनल हो जाएगा, तुम्हारे ग्रुप पर भेज देंगे। तो टाइम टेबल के हिसाब से रोज क्लास लगेंगी उसी तरीके से। पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, ऐसे। ठीक है जी सर। तो जो हिंद स्वराज वाला मामला है या जो दीनदयाल उपाध्याय वाला एक आध जो टेक्स्ट रीडिंग टेस्ट वाला जो पेपर है उसमें एमफिल और पीएचडी दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। थोड़ा उनको भी ध्यान में आ जाएगी इसलिए। बाकी जो एमए का अलग क्लासेस होंगी उनमें जुड़ने की आवश्यकता एमफिल को और पीएचडी को नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ एमए के लिए ही होगा एक्सक्लूसिवली। ये क्योंकि टेक्स्ट रीडिंग वाला पेपर है इसलिए इसमें एमए भी जुड़ सकता है, एमफिल भी जुड़ सकता है और जो मेरे साथ पीएचडी कर रहे हैं वो भी जुड़ सकते हैं। जिससे वो गांधी क्या कहते हैं, गांधी की दृष्टि को समझ ले, दीनदयाल उपाध्याय क्या कहते हैं, जेपी क्या कहते हैं, जॉन रस्किन क्या कहते हैं, मतलब रस्किन बॉन्ड क्या कहते हैं, क्या, अरे अनटू दिस लास्ट, जॉन रस्किन क्या कहते हैं, या फिर वो स्टेट एंड रिवोल्यूशन में क्या कहा गया है। तो इसलिए इस पेपर में एमए और एमफिल और पीएचडी तीनों को हम अपेक्षा करते हैं जुड़ने के लिए। बाकी जो क्लासेस होंगी उनमें सिर्फ एमए ही जुड़ेगा, एमए 3rd सेमेस्टर। ठीक है, क्लियर। तो कल से रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी। आज टाइम टेबल तुमको भेज देंगे हम। इसलिए एक बार रजत सबको बात कर लीजिएगा क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है सब विषय।
तो कल को किसी को समस्या नहीं आए बेटा, है ना, अटेंडेंस के कारण। चलिए शुरू करते हैं। तो उस दिन गांधी जी ने कहा कि गोखले साहब या बैटरबर्न साहब जो हैं उनके बारे में हमें सम्मानजनक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि वो सभी महान लोग हैं, देश के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। अपनी नौकरियां, अपने व्यवसाय या जो भी वो कार्य करते थे अपने जीवन में यापन के लिए, वो उन्होंने छोड़े हैं। लेकिन वो जो रामचंद्र नाम का जो व्यक्ति है वो गांधी जी से बार बार यही आग्रह कर रहा है कि भाई ये तो हमें अंग्रेजों के साथ जुड़ने की बात करते हैं, अंग्रेजों को विनम्र मानते हैं, अंग्रेजों को देश के लिए अच्छा मानते हैं, तो इस दृष्टिकोण से कैसे होगा, क्या होगा? तो फिर वो रामचंद्र कहता है कि मतलब ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि ऐसा हमें क्यों करना चाहिए। गांधी जी फिर कहते हैं कि भाई गोखले जी ने देश की शिक्षा के लिए बड़ा काम किया है और हमको ये ध्यान में आता है कि जो राइट टू एजुकेशन है, सभी के लिए शिक्षा या शिक्षा अधिकार की जो बात है, वो 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में सबसे पहले गोखले जी के द्वारा ही ये प्रस्ताव तैयार किया गया था और वो प्रस्ताव उन्होंने ब्रिटिश सरकार को भेजा भी था, है ना, कि सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। तो वो कहते हैं भाई इन्होंने देश के लिए बड़ा काम किया है, शिक्षा के लिए काम किया है, वो सारे विषय हैं, इसलिए हमें इन लोगों का सम्मान करना चाहिए और ये लोग जो है वो देश के हित में काम करते हैं, देश के विरोध में कोई काम इनके द्वारा नहीं होता। वो फिर प्रश्न करता है, अब जो हिंदू स्वराज के जो आनंद का विषय है वह यह है कि प्रश्नकर्ता भी वही है जो उत्तरदाता है और उत्तरदाता भी वही है जो प्रश्न कर रहा है। गांधी जी ही प्रश्न कर रहे हैं रामचंद्र के रूप में और गांधी जी ही उत्तर दे रहे हैं स्वयं गांधी के रूप में। तो वो प्रश्न उस प्रकार से तैयार कर रहे हैं। मैंने पिछले व्याख्यान में ये कहा भी था, क्योंकि एडवोकेट हैं, जो अच्छे वकील होते हैं, वो दोनों पक्षों से विषय को तैयार करते हैं जिससे विषय के पक्ष और विपक्ष को गंभीरता के साथ समझा जा सकता है। गांधी जी के भी दिमाग में है कि जनता है, जनता समझती है, जनता के मन में कुछ प्रश्न हमारे बातों को लेकर आ सकते हैं, तो उस दृष्टिकोण से उन्होंने प्रश्नों को तैयार किया। तो फिर वो कहते हैं कि आप जो कुछ कहते हैं वह अब मेरी समझ में कुछ कुछ आता है ना, और मुझे उसके बारे में सोचना पड़ेगा जो आप मुझसे कह रहे हैं। सर ह्यूम, मिस्टर ह्यूम, विलियम बैटरबर्न के बारे में आपने जो कहा उसमें तो हद हो गई। आप कहते हैं कि ये ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की, बैटरबर्न ने कांग्रेस के लिए किसानों के बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम किया है, तो हमें उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए, हमें उनके प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करनी चाहिए, उनको उनके जो कंट्रीब्यूशन है देश के लिए है उसका हमको ध्यान में रखना चाहिए और उसके हिसाब से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। अब गांधी जी यहाँ पर उत्तर देते हैं कि आपकी बात सही है, लेकिन मेरा एक ये अनुभव है कि सभी अंग्रेज बुरे नहीं हैं। यहाँ पर गांधी जी भी वही बात कहते हैं जो सार्वजनिक जीवन में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार की जाती है। किसी भी धर्म में, किसी भी जाति में, किसी भी भाषा में, किसी भी क्षेत्र में और किसी भी देश में और किसी भी काल और परिस्थिति में कभी भी सभी ना तो गलत होते हैं और ना सही होते हैं। भारत में भी हम यदि चारों युगों की मीमांसा करते हैं, सतयुग की मीमांसा करते हैं, त्रेता की करते हैं, द्वापर की करते हैं, कलयुग की करते हैं, तो हमें ध्यान में आता है कि सतयुग में जो सत्य का अनुशीलन करने वाले लोग थे, सत्य पर ज्यादा चलने वाले लोग थे, वो संख्या में ज्यादा थे। ठीक है, जो धर्म का पालन नहीं करते थे, सत्य का पालन नहीं करते थे, कंपैरेटिवली वो संख्या में कम थे। सामान्यतः हम सब किसान परिवारों से हमारा संबंध है, हम गेहूं बोते हैं, गेहूं के बीच में हम सरसों भी बो देते हैं, बथुआ भी अपने आप उगाता है, गेहूं के बीच में और भी कुछ हम फली वली डाल देते हैं अपने घर के लिए, कोई दालें बो देते हैं, लेकिन वो खेत गेहूं का ही कहलाता है। हम उसको सरसों का खेत नहीं कहते। हम उसको गन्ने में अरहर की दाल, अरहर का पौधा लगा देते हैं, उससे अरहर की दाल प्राप्त होती है, लेकिन खेत गन्ने का ही कहलाता है। इसी प्रकार से जिस समय में जिस गुण धर्म का आधिक्य होता है वह काल भी उसी के अनुसार
निर्धारित होता है। तो सत्य युग में सत्य बोलने वाले ज्यादा रहते, तो इसलिए उसको सत्युग कहते हैं। बाद में जिस क्रम में सत्य के बोलने वाले, अनुसरण करने वाले कम होते चले जाते हैं, उसी क्रम में त्रेता आ जाता है, फिर द्वापर आ जाता है, फिर कलयुग आ जाता है। ठीक है, कलयुग माने जो हम कुछ कर रहे हैं उसका परिणाम हमको मिलेगा, कृतयुग कहते हैं इसको। तो गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि भाई सभी अंग्रेज बुरे हैं, ऐसा नहीं है। सभी अंग्रेज भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाकर रखना चाहते हैं, यह भी नहीं है। ठीक है, सभी अंग्रेज भारत के साथ माधुर्य चाहते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे अंग्रेज भारत को स्वतंत्रता मिल जाए ऐसा भी सोचते हैं। बहुत सारे लोग अंग्रेजों के द्वारा जिन देशों पर अपनी सरकारें स्थापित की गई हैं उनको पसंद नहीं करते। तो वो कहते हैं बेडनबर्न साहब जो है वो भी ऐसे ही हैं, मिस्टर ह्यूम भी ऐसे ही हैं, एंड्रयूज भी ऐसे ही हैं। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भारत के बारे में अच्छी राय रखते हैं। गांधी जी का सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं। मैंने पहले व्याख्यान में कहा भी था कि 1853 में ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमीशन बना था भारत के ऊपर। उसमें बहुत सारी बातें ऐसी डिस्कस की गई थी कि भारत में लंबे समय तक अंग्रेजी शासन कैसे सुरक्षित रह सकता है। तो उसमें वो भी एक परिदृश्य लोगों के सामने है, भारतीयों के सामने है। और 1857 की जो प्रथम क्रांति हुई, उस क्रांति की प्रतिक्रिया में 1885 में कांग्रेस की प्रतिष्ठापना हुई, कांग्रेस के मंच का गठन हुआ, ये भी हम लोगों के सामने है। और भारत के हित की बात ध्यान में रही होती गांधी जी अभी आकर उन मुद्दों पर बात करेंगे। यदि उन सब मुद्दों की भारत के हितों की बात रही होती, भारतीयता की बात रही होती, तो ह्यूम साहब के साथ द्वारा जो पत्र जारी किया गया था उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जो समझ में आती है कि वो भारतीयों के हित में तो नहीं थी। कम से कम उनसे या तो अंग्रेजी व्यवस्था का हित पोषण होता था या अंग्रेज सरकार के हितों का साधन होता था। तो गांधी जी रामचंद्र के माध्यम से, गांधी जी भी ये बात जानते हैं, इसलिए रामचंद्र के माध्यम से गांधी जी ये बात भी कहलवा रहे हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं भाई, सब अंग्रेज गलत नहीं है, कुछ अंग्रेज अच्छे होते हैं और कुछ अंग्रेज बुरे होते हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। और अंग्रेजों में से जो बेडनबर्न है और ए ह्यूम साहब है वो अच्छी परंपरा वाले लोग हैं। हो सकता है बेडनबर्न अच्छे होंगे, लेकिन बेडनबर्न भी और ए ह्यूम भी, ये दोनों ब्यूरोक्रेट है ना, नौकरशाह हैं। ये ब्रिटिश सरकार के बड़े पदों पर स्थापित थे जब भारत में क्रांति हुई है। तो इनको उस क्रांति का परिणाम भी मालूम था, उसकी प्रतिक्रियाएं भी मालूम थी, और उन प्रतिक्रियाओं से ब्रिटिश सरकार को क्या नुकसान हो सकता था ये भी इनके ध्यान में था। और उन नुकसानों से सरकार को कैसे बचाया जा सकता है उसके समाधान ढूंढने के उपाय भी इन लोगों के द्वारा किए गए। 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई, वो किए गए अनेक उपायों में से एक बड़ा उपाय था। इसलिए हम जो कांग्रेस का पहला फेज है 1885 से 1905 तक का, लगभग 20 वर्ष का जो कालखंड है, वो हमारे ध्यान में आता है कि उसमें किस प्रकार से जो कांग्रेस का मंच है वो साल में कुछ बार बैठता है, अधिवेशन करता है, और उन अधिवेशनों में वो सरकार की प्रशंसा करता है कि सरकार ने जो काम किए हैं देश में वो कितने कल्याणकारी काम है। और उनके प्रस्ताव हैं वो सरकार को भिन्न भिन्न प्रकार से सरकार की प्रशंसा करते हैं, सरकार के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे देश पर शासन कर रहे हैं। तो ये बात गांधी जी के ध्यान में है, तो इसलिए गांधी जी रामचंद्र के माध्यम से वो सारे प्रश्न भी करवा रहे हैं। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि सब अंग्रेज गलत नहीं है, अंग्रेज अच्छे भी हैं, और अंग्रेजों की न्याय प्रियता पर अभी भी गांधी जी को विश्वास है। यद्यपि अंग्रेजों के बहुत सारे अन्यायों को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भी अनुभव किए हैं, और अभी जब ये किताब लिखी जा रही है तब गांधी जी भारत नहीं आए हैं,
इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका ही वापस जा रहे हैं, पानी के जहाज पर हैं, वो पहले भी व्याख्यान में मैंने आपको बताया था। लेकिन फिर भी गांधी जी अंग्रेजों को मूलतः न्यायप्रिय मानते हैं, है ना। तो गांधी जी वही बात यहाँ पर रामचंद्र के सामने रख रहे हैं कि गांधी अंग्रेजों की जो न्यायप्रियता है वो भी एक महत्वपूर्ण है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो अंग्रेजों की न्यायप्रियता से हिंदुस्तान को लाभ होगा। और आप ये भी देखेंगे कि हम तमाम अंग्रेजों से दोस्त करेंगे। यदि सभी अंग्रेजों से हम घृणा करने लगे, सभी अंग्रेजों से हम द्वेष करने लगे, तो जो अंग्रेजी समाज में हमारे मित्र अंग्रेज हैं और जो हमारे हित में है, इंग्लैंड में एक वातावरण का निर्माण करते हैं, या कुछ अंग्रेज भारत में भी हैं जो हमारे लिए सहयोगी भूमिका में रहते हैं, वो भी हमारे विरोध में हो जाएंगे। तो इसलिए हमें सभी अंग्रेजों को गलत नहीं मानना चाहिए, उनके प्रति हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और फिर वो कहते हैं कि बिना अंग्रेजों के सहयोग के हमको स्वराज की प्राप्ति मिल नहीं सकती, और यदि सभी अंग्रेजों के साथ द्वेष करेंगे तो हो सकता है स्वराज हमसे और दूर चला जाए। ये भी हमें ध्यान रखने की बात है। फिर रामचंद्र प्रश्न करता है, ये तो वैसे ही है कि जैसे हम लोग आपको क्लास में पढ़ाएं और हम जो पढ़ा रहे हैं आपके मन में उस पढ़ाए हुए से एक और प्रश्न निकलता है, ठीक। तो प्रश्नों से जो जिज्ञासा है वे और बलवती होती हैं, है ना। प्रश्न प्रति प्रश्न, प्रश्न प्रति प्रश्न। इसलिए इस पूरी पुस्तिका में गांधी जी उत्तर देते हैं और रामचंद्र के माध्यम से खुद ही प्रश्नों को प्रस्तुत करते हैं। तो फिर वो प्रश्न करते हैं, अभी तो ये सब मुझे फिजूल की बातें लगती हैं। रामचंद्र कह रहा है कि भाई ये जो अंग्रेजों की जो आप इतनी बड़ी लंबी चौड़ी एडवोकेसी कर रहे हैं, ये मुझे व्यर्थ लगती है, मुझे इसका कोई मतलब समझ में नहीं आता है। अंग्रेजों की मदद मिले और उससे स्वराज मिल जाए, ये तो आपने दो उल्टी बातें कह दी। जो देश हम पर शासन कर रहा है, जो समाज हम पर शासन कर रहा है, उन्हीं की मदद से हम स्वराज कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये तो बड़ी कठिन काम है, ठीक है। इनको पता था खिलाफ दे रहा है, तो ये तो बड़ी कठिन बात है, कैसे करेंगे? ये रामचंद्र इनसे कहता है। फिर वो कहता है लेकिन इस सवाल का जो हल है वो मुझे नहीं चाहिए, उसमें समय बिताना बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि मैं जानता हूं, बहुत सारी बातें हम भी जानते हैं ना, कि जो उत्तरदाता है उसका एक माइंड सेट है, उसका एक मस्तिष्क एक अलग प्रकार से पल्लवित और पुष्पित हुआ है। हम कोई भी बात कहेंगे तो वो एक ही उत्तर देगा। ऐसे ही रामचंद्र कह रहा है कि मैं अभी इन मुद्दों पर बात नहीं करता, क्योंकि ये तो बेकार की बातें हैं, समय बेकार करना है। मुझे तो आप ये बताएं कि स्वराज्य कैसे मिलेगा, हम स्वराज्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं? जब आप बताएंगे तब अंग्रेजों की मदद की आपकी बात ने मुझे शंका में डाल दिया है। स्वराज्य कैसे मिलेगा पहले मुझे ये समझाएं, जिससे मैं समझ पाऊं, क्योंकि अंग्रेजों की जो मदद की बात है उसने मेरे मन में संशय पैदा कर दिया। वो बात मेरे गले नहीं उतर रही कि अंग्रेजों की मदद से स्वराज्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसलिए वो कहता है कि आप मुझे समझाएं, आपके विचारों के खिलाफ मुझे भरमा दिया है, इसलिए यह आप आगे ना पढ़ाएं तो अच्छा हो। मतलब अंग्रेजों वाला जो विषय है उसको आप यहीं खत्म कर दें और मुझे ये समझाने की कोशिश करें कि स्वराज्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि आप कंट्राडिक्टरी बातें कह रहे हैं, है ना। आप विरोधाभासी बातें कह रहे हैं। एक तरफ स्वराज्य की बात करते हैं और दूसरी तरफ स्वराज्य अंग्रेजों के सहयोग से मिलेगा। यदि अंग्रेजों को हमें स्वराज्य देना ही होगा तो फिर वो हम पे शासन क्यों करना चाहते हैं? ये प्रश्न रामचंद्र करता है। गांधी जी फिर उत्तर देते हैं, मैं अंग्रेजों की बात को बढ़ाना नहीं चाहता। मतलब मैं भी अंग्रेजों की बात आपसे नहीं करना चाहता हूं, मैं भी स्वराज्य की ही बात करना चाहता हूं। आप शंका में पड़ गए इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। हम भी कहते हैं ना कि भाई आपकी ये समझ है। मुझसे क्लास में प्रारंभ में जब रजत फर्स्ट सेमेस्टर में आया था बहुत सारे प्रश्न करता था। राजन दिख नहीं रहा है आज, राजन भी बहुत सारे प्रश्न करता था। बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न करते ही हैं। अच्छा, है ना। तो वो समझ में नहीं आता है। हम ऐसे ही कहते थे कि भाई ये ठीक है, आपका एक माइंड सेट है, आपने बहुत अच्छी बात कही है हमसे, लेकिन अभी आप
और ज्यादा पढ़ेंगे और ज्यादा समझेंगे तो आपको ध्यान में आनी शुरू होंगी बातें, है ना। अभी आपकी समझ उतनी परिपक्व नहीं है, इसलिए तो गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि भाई आपके दिमाग में मेरे बारे में, अंग्रेजों के बारे में क्या चल रहा है, मैं उसकी चिंता नहीं करता। मुझे जो महत्व की बात करनी है उसे पहले से ही बता देना ठीक होगा। आपकी शंका को धीरे से दूर करना मेरा फर्ज है। तो गांधी जी क्या कह रहे हैं कि भाई यदि स्वराज्य के बारे में आपको समझना है, आपको सुनना है, तो आप जरा धीरज धरिए। अधैर्यशाली व्यक्ति कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए यदि ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको धैर्य रखना ही होगा। स्वराज्य भारत कैसे प्राप्त करेगा, यदि आपको यह विषय समझना है तो आप जरा धीरज रखिए। मेरी जो चिंता है वो यह है कि मैं धैर्य पूर्वक आपको स्वराज्य के बारे में समझा सकूं। अंग्रेजों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो मेरी चिंता का विषय नहीं है। फिर प्रश्न करता है रामचंद्र कि आपकी यह बात मुझे पसंद आई। हाँ, ये बात तो मेरे समझ में आ गई कि आप स्वराज्य की बात मुझे समझाना चाहते हैं। ठीक है, मेरी समझ हो सकती है अंग्रेजों के बारे में, लेकिन ये बात मेरी समझ में आई है। इससे मुझे जो ठीक लगे वह बात कहने की मुझ में हिम्मत आई है। हमारे यहाँ कहा गया वादे वादे जाते तत्वबोध। आप अपने मन की बात प्रस्तुत ही नहीं करेंगे तो हम आपके विचारों से अवगत ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए अच्छी क्लास वह होती है जिसमें टू वे प्रोसेस होता है। विद्यार्थी प्रश्न करते हैं और विद्यार्थियों के प्रश्नों के प्रत्युत्तर में फिर जो शिक्षक की भूमिका में होता है वह उनके समाधान प्रस्तुत करता है। उन समाधानों से विद्यार्थी फिर प्रश्न ढूंढते हैं और फिर उन प्रश्नों को उत्तर प्राप्त करते हैं। अच्छी कक्षा यह होती है। और जब प्रश्न और प्रति प्रश्न हम करते चले जाते हैं तो उसके बाद हमारे मन में उत्साह बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर हमको मिलने लगते हैं और हमारे प्रश्नों को शिक्षक के द्वारा एप्रिसिएशन मिलता है प्रॉपरली। तो हमारा विश्वास भी बढ़ता है कि हम सही प्रश्न कर रहे हैं और फिर हम और सही प्रश्न करते हैं। रामचंद्र भी यही बात करा कि चलिए, आपने मेरी आधी बात तो स्वीकार की कि स्वराज्य के विषय में अंग्रेजों वाली बात से आप चिंतित नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे स्वराज्य के विषय से तो आप चिंतित हैं कि मैं स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा, ये सुनना, जानना, समझना चाहता हूं। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ये मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो वो यही कहता है। और फिर गांधी जी फिर वो प्रश्न करता है। वो कहता है इससे मुझे जो ठीक लगे वह बात कहने की हिम्मत मुझ में आई है। अभी मेरी शंका रह गई। अब आपने जो मुझे इतना साहस भर दिया है मेरे अंदर, उससे मेरे मन में प्रश्न पूछने का तो साहस आ गया, लेकिन अभी शंकाएं विद्यमान है। शंकाएं तो विद्यमान होंगी, इसलिए ऋषि कहता है वादे वादे जाते तत्वबोध। जो लर्निंग है वो लाइफ लॉन्ग है। एक प्रश्न में, दो प्रश्न में और उनके उत्तर में आपकी शंकाओं का समाधान नहीं हो सकता। रामचंद्र यही कहता है कि मेरी शंका अभी भी रह गई है। उनमें एक संख्या क्या है, कांग्रेस के आरंभ से स्वराज की नींव पड़ी, यह कैसे कहा जा सकता है। देखिए, ये बड़ा प्रश्न है, समझ लीजिए। ये समस्या है बहुत सारे लोगों की। होता क्या है, कोई भी संस्था किसी काम को अकेले नहीं करती। उस संस्था के पीछे समाज की जो विराट शक्ति है वो खड़ी रहती है। उदाहरण के स्वरूप, क्या पवन शर्मा अकेले क्लास हैं? नहीं। यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो पवन शर्मा किससे बात करेंगे? तो पवन शर्मा को आप सुन रहे हैं, पवन शर्मा आपको सुना पा रहे हैं, तो पवन शर्मा को सुनाने के पीछे आपकी भी सामूहिक शक्ति खड़ी हुई है। इसलिए हम अकेले क्लास नहीं ले सकते। ठीक, आपका और हमारा जो संयोग है वो मिलकर क्लास बनता है। रामचंद्र यहां पर यही बात गांधी जी के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा है कि आप जो बार बार ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के कारण, कांग्रेस की स्थापना के कारण स्वराज्य की नींव पड़ी, तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुई। यदि कांग्रेस की स्थापना से ही स्वतंत्रता की या स्वराज्य की नींव पड़ी है, तो 1857 की जो प्रथम क्रांति हुई भारत में, उस समय तो कांग्रेस नहीं थी। तो वो किसने संचालित की?
गांधी जी समाज की महत्ता समझते हैं। गांधी जी समाज के रूप में जो विराट जागृत होता है उसकी महत्ता समझते हैं। गांधी जी समाज के सहयोग से दक्षिण अफ्रीका में अनेक प्रयोग कर चुके हैं। इसलिए गांधी जी को पता है कि समाज की महत्ता बहुत महत्वपूर्ण होती है, समाज का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। समाज के सहयोग के अभाव में कोई भी बात लागू नहीं हो सकती। इसलिए गांधी जी के मन में ये प्रश्न भी है कि यदि मैं कांग्रेस की बात करूंगा तो ये प्रश्न भी विद्यार्थियों के या पाठकों के मन में पैदा हो सकता है कि भाई आप कांग्रेस को क्यों श्रेय दे रहे हैं। तो फिर गांधी जी उसका उत्तर कहते हैं। गांधी जी कहते हैं कि देखिए, कांग्रेस ने अलग अलग जगहों पर हिंदुस्तानियों को इकट्ठा करके उनमें एक राष्ट्र है ऐसा जोश पैदा किया। मैं कुछ बातें दीनदयाल उपाध्याय जी का जब एकात्म मानव दर्शन पर बात करूंगा उसमें भी करूंगा, और कुछ बातें हिंद स्वराज में भी कर रहा हूं। फिर बाद की जो पुस्तकों पर व्याख्या करूंगा तो उनमें भी मैं करूंगा। देखिए, भारत में लंबे समय तक जो शिक्षा पद्धति रही या जो शिक्षा पद्धति हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने प्राप्त की या जो हम आज भी प्राप्त कर रहे हैं, उस शिक्षा में अपने में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन था, भ्रम था। गांधी जी जैसा महान व्यक्तित्व, जो 20वीं शताब्दी का बहुत महान व्यक्तित्व, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी दोनों को मिलाकर महान व्यक्तित्व माना जाता है, वह भी यह बात कह रहा है कि कांग्रेस ने अलग अलग स्थानों पर लोगों को इकट्ठा किया। जब वो रामचंद्र कहता है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि स्वराज की प्राप्ति कांग्रेस के माध्यम से हुई है या होगी, तो गांधी जी कहते हैं, देखिए एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसा मैंने आपसे पहले व्याख्यान में भी कहा था, अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, कि जो पत्र भेजा गया था 1885 में सभी लोगों को कि जो सामाजिक क्षेत्र में लंबे समय से काम कर रहे हैं वो कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में बंबई आ सकते हैं, और उनको अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए, सामाजिक क्षेत्र का उनको अनुभव होना चाहिए, ये सारी कुछ विशेषताएं बताई। तो रामचंद्र यही पूछता है। तो गांधी जी यह कह रहे हैं कि देखिए, कांग्रेस ने जगह जगह पर जो पत्र भेजे, जो संपर्क किया ऐसे लोगों से जो देश के लिए काम कर रहे थे। तो गांधी जी जैसा व्यक्तित्व भी कह रहा है कि स्थानों से जो उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, उन लोगों के इकट्ठे होने से हमारे मन में ये भाव जागृत हो गया कि हम एक राष्ट्र हैं। अब ये बड़ा कंट्राडिक्टरी है। गांधी जी जैसा व्यक्ति भी ये कह रहा है कि राष्ट्र की जो भावना हमारे अंदर जागृत हुई वो कांग्रेस की प्रतिष्ठापना के बाद हुई, यानी 1885 के बाद में हम यह जान पाए कि हम एक राष्ट्र हैं। और ये भ्रम कांग्रेस की स्थापना से लेके आज तक बना हुआ है। मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे पास, हम पढ़ते भी हैं, तमाम किताबें लिखी गई हैं कि भारत एक राष्ट्र है या नहीं है, वेदर इंडिया इज ए नेशन और नॉट। ये बात बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करती है, बड़ी कंट्राडिक्शन है, इसमें बड़ा विरोधाभास है। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई है, तो क्या कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत एक राष्ट्र नहीं था? भारत एक राष्ट्र था, लंबे समय से भारत एक राष्ट्र है। लेकिन गांधी जी यहां पर कह रहे हैं 1909 में कि कांग्रेस ने जगह जगह से जो लोगों को इकट्ठा किया, उन लोगों के एकत्रीकरण ने हमारे मन के अंदर ये भाव पैदा कर दिया कि हम एक राष्ट्र हैं। और यही बात भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इंडिया नेशन इन मेकिंग है, अभी राष्ट्र बन रहा है, नेशन बन रहा है। तो ये कंट्राडिक्शन प्रारंभ से ही विद्यमान है, जो आज भी है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यूरोप में जब नेशन या नेशनलिज्म का जेनेसिस हुआ है, अभ्युदय हुआ है, वो तो 17वीं 18वीं शताब्दी है। तो भारत में भी यूरोप के जैसा नेशन या नेशनलिज्म का अभ्युदय नहीं हुआ। इसका एक लंबा पुराना इतिहास है, और इसका जो संबंध संपर्क है वो वेदों तक जाता है, अथर्ववेद तक जाता है, ऋग्वेद तक जाता है, संस्कृत के अनेक महाकाव्यों तक जाता है।
तो ये बात गांधी जी भी यहाँ पर कहते हैं। नेशन और राष्ट्र वाला जो कंफ्यूजन है वो गांधी जी के लेखन में भी स्पष्ट रूप से दिखता है। फिर वो कहते हैं कि कांग्रेस पर सरकार की कड़ी नजर रहती थी, महसूल का हक प्रजा को होना चाहिए, ऐसी मांग कांग्रेस ने हमेशा की है। यानी जनता की सहभागिता होनी चाहिए, जनता को जानने का अधिकार होना चाहिए, हमारे बारे में आप क्या कर रहे हैं, वो सब बातें। जैसा स्वराज्य कनाडा में है वैसा स्वराज्य कांग्रेस ने हमेशा चाहा है। अब ये फिर अजीब स्थिति है। हम राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, सबको पता है कि कनाडा में किस प्रकार का फ्रीडम है। कोई बता सकता है आपको कनाडा में कैसा है? हाँ, डोमिनियन स्टेटस है सर। आप समझते हैं डोमिनियन स्टेटस क्या होता है? यानी वहां पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो आज भी ब्रिटिश रानी है। ऑस्ट्रेलिया में भी यही है। तो कांग्रेस की प्रारंभिक मांग वस्तुतः स्वराज्य की थी नहीं। स्वराज्य का मतलब होता है अपना राज्य। अपना राज्य से मतलब जिसमें हम अपने नियम, कानून, नीति सब कुछ बना सकें अपने ही आधार पर, और वास्तविक जो शासक है वह भी, और जो संवैधानिक शासक है वह भी। यानी हमारा जो, जैसे हम आज हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी भारत के हैं और हमारे राष्ट्रपति जी भी भारत के हैं, उनको भारत के लोग चुनते हैं। लेकिन डोमिनेंट स्टेटस में हम ऐसा नहीं कर पाते। कनाडा में ऐसा नहीं होता है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं होता है। तो कांग्रेस इस प्रकार का स्वराज्य मांग रही है, वो कह रहे हैं कैनेडियन टाइप का स्वराज्य मांग रही है जो डोमिनियन स्टेटस का होगा, जिसमें कुछ लोग हमारे सरकार का हिस्सा होंगे, बाकी बातें, बहुत सारी बातें ब्रिटिश रानी की इच्छाओं पर चलेंगी। तो वो ये कह रहे हैं कि वैसा स्वराज्य कांग्रेस ने हमेशा चाहा है, उससे बढ़कर दूसरा कोई स्वराज्य है या नहीं यह सवाल अलग है। गांधी जी बड़ी इंटेलिजेंटली उस बात को रामचंद्र को बताते नहीं है। वो कहते हैं कि भाई जो कनाडियन टाइप का स्वराज्य है उसकी बात कर रहे हैं, डोमिनेंट स्टेटस टाइप की। इससे अलग कोई स्वराज्य होता है वो अलग बात का विषय है। मुझे दिखाना तो इतना ही है कि कांग्रेस हिंदू को स्वराज्य का रस चखाए। कांग्रेस ने हिंदू को स्वराज्य का रस चखा दिया है। वो कहते हैं मेरा इतना कहना है कि कांग्रेस ने प्रयास करके लोगों को ये समझा दिया कि स्वराज्य क्या होता है। और हमको पता है 1909 तक ऐसा कोई स्वराज्य का हमें कोई स्वाद चखा नहीं था हमें से किसी ने भी, क्योंकि दो चार कुछ जो संवैधानिक संशोधन हो रहे हैं उनमें रिफॉर्म्स में हमारे कुछ लोग अंग्रेजों की जो धारा सभा वगैरह है उसके मेंबर बन रहे हैं, लेकिन हमें कोई स्वराज्य मिला नहीं है। ना नियम बना पा रहे हैं, ना कानून बना पा रहे हैं, ना अपने हकों की लड़ाई लड़ पा रहे हैं। लेकिन गांधी जी बड़े इंटेलिजेंटली अंग्रेजों की एडवोकेसी करते प्रतीत होते हैं यहाँ पर। फिर वो आगे कहते हैं यश, इसका यश कोई और लेना चाहे तो भाई ठीक ना रहेगा। यदि कोई यूं कहे कि कांग्रेस के बिना भी अंग्रेजों ने भारतीयों को अपनी समितियों में स्थान दिया है तो ये ठीक नहीं है। इसका श्रेय तो कांग्रेस को ही जाना चाहिए। और हम भी ऐसा माने तो बेकदर ठहरेंगे। इतना ही नहीं बल्कि जो मकसद हम हासिल करना चाहते हैं उसमें मुसीबतें पैदा होंगी और कांग्रेस को अलग समझने और स्वराज के खिलाफ मानने से हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। गांधी जी 1909 में कह रहे हैं कि स्वराज्य और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक हैं, वाइसा वर्सा है। यानी कांग्रेस यानी स्वराज्य और स्वराज्य यानी कांग्रेस, दोनों को अलग कर कर देखा नहीं जा सकता। और यदि हम ऐसा देखते हैं तो ये समस्या जनित हो सकता है। ये थोड़ी सी एक कांग्रेस के बारे में जो उनकी राय है वो उन्होंने प्रकट की है। रामचंद्र फिर प्रश्न करता है। अब रामचंद्र प्रश्न क्या कर रहा है? बंग भंग पर आ गया रामचंद्र। वो कह रहा है आप कहते हैं उस तरह विचार करने पर यह ठीक लगता है कि कांग्रेस ने स्वराज्य की नींव डाली। अब रामचंद्र तो साधारण व्यक्ति है, गांधी जी बहुत हाईली क्वालिफाइड है, बैरिस्टर है, तो वो उनकी बातों से प्रभावित होता प्रतीत हो रहा है। ठीक वैसा ही जिस प्रकार से कक्षा में शिक्षक आपको भिन्न भिन्न पुस्तकों के दृष्टांत देकर, भिन्न भिन्न लेखकों के दृष्टांत देकर अपने बात को समझाने का प्रयास करता है, अपनी बात में के परिप्रेक्ष्य में आपको कन्विंस करने का प्रयास करता है। और फिर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन विद्यार्थी मानने लगता है कि हाँ सर
सही कह रहे हैं, क्योंकि सर ने जितनी किताबों के नाम बताए हैं, जितने लेखकों के नाम बताए हैं, जितनी घटनाओं के नाम बताए हैं, उतनी घटनाओं से, उतने लेखकों से, उतनी किताबों से विद्यार्थी परिचित नहीं होता। बाद में फिर वो परिचित होता है तो उसके ध्यान में आनी शुरू होती है कि कहाँ गलत था, कहाँ सही था। जैसे मैंने हिंद स्वराज बहुत पहले पढ़ी थी, कम से कम मैंने पढ़ी होगी, बीए में पढ़ी थी हिंद स्वराज 86 में। अब तब की हिंद स्वराज और आज की हिंद स्वराज की समझ में मतलब मेरा बहुत जमीन आसमान का अंतर है। तब मुझे हिंद स्वराज बहुत अपीलिंग लगती थी, मुझे आज भी अपीलिंग लगती है, लेकिन आज मुझे ये भी समझ में आता है कि हिंद स्वराज में जिन बातों पर गांधी जी पश्चिम का प्रभाव के आधार पर व्याख्या कर रहे हैं, वस्तु से पश्चिम के लोगों की वो बातें भारत से प्रभावित हैं, लेकिन गांधी जी को पता ही नहीं है उनके बारे में। अब मैं आज आकर ये बात कह रहा हूं उतने 30 साल बाद, 35 साल बाद, तो ध्यान में आती है बहुत सारी बातें। इसलिए ये जो रामचंद्र है वो भी गांधी जी से कह रहा कि ठीक है, मैंने ये मान लिया कि कांग्रेस ने स्वराज की नींव डाली, लेकिन यह तो आप मानेंगे कि वह सही जागृति नहीं थी। सही जागृति कब और कैसे हुई? और फिर वो प्रश्न कर रहा है। गांधी जी को भी पता है, गांधी जी भी जानते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना स्वराज्य के लिए नहीं हुई थी। वस्तुतः वह अंग्रेज और ब्रिटिश गवर्नमेंट और भारतीय जनता के बीच में एक जो वैक्यूम था, उस वैक्यूम को भर ले, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा रहता है, हरित स्थान की पूर्ति, जिससे अंग्रेजी नीतियों का परिचय वो भारतीय जनता से करा पाए हैं और भारतीय जनता की आकांक्षाओं से अंग्रेज सरकार को अवगत करा पाए। इसलिए कांग्रेस की स्थापना हुई है। तो गांधी जी के ध्यान में ये बात है, इसलिए उन्होंने रामचंद्र के माध्यम से ये प्रश्न करवाया और फिर वो उत्तर देते हैं कि बिल्कुल ठीक है, आपकी बात सही है। तो वो प्रश्न क्या कहते हैं? वो कह रहा है कि ये जागृति सही जागृति कब, मतलब कांग्रेस स्वराज्य की पक्षधर कब बनी? हमको पता है कि 1905 और 1906 बनारस और जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ है, उसमें पहली बार स्वराज्य के मुद्दे पर, मुझे गलत नहीं तो दादा भाई नौरोजी 4 सूत्रीय कार्यक्रम जो प्रस्तुत किया है, राष्ट्रीय शिक्षा है ना, स्वराज्य, इस तरीके के जो बातें आई हैं, वो 1905 के बाद कांग्रेस का रुख थोड़ा सा बदलना शुरू हुआ है। तो रामचंद्र यही बात गांधी के सामने रखता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है, मैं वास्तविकता आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। फिर गांधी जी कहते हैं कि बीज हमेशा दिखाई नहीं देता। मैंने फिर कहा कि गांधी जी भाई बैरिस्टर है, 40 साल की उम्र हो गई है उनकी, ठीक, और 20 साल वो दक्षिण अफ्रीका में सामाजिक आंदोलन का नेतृत्व कर चुके हैं, जो बाद में राजनीतिक आंदोलन बन गया। इसलिए उनको पता है कि कैसा, किस प्रश्न का उत्तर कैसा देना है। तो वो कहते हैं भाई बीज हमेशा दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि बीज तो जमीन के अंदर होता है ना। हम सब किसान परिवारों से हैं, हमको अंदाजा है कि खेती करते समय बीज को जमीन के अंदर डाल दिया जाता है और फिर वो कुछ समय बाद वातावरण की संसर्ग में आकर पौधे के रूप में प्रकट होता है। फिर वो पौधा बड़ा होता है, उस पर पुष्प आता है, फल आता है और फिर वो समाज के काम में आना शुरू होता है। तो गांधी जी कहते हैं आपकी बात सही है, 1885 में कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, वो 1885 की कांग्रेस बीज रूप में थी। उसको वृक्ष बनने में, पौधा बनने में 20-22 साल लग गए। तो वो कहते हैं बीज हमेशा दिखाई नहीं देता, वह अपना काम जमीन के नीचे करता है और जब वह खुद मिट जाता है तब पेड़ जमीन के ऊपर देखने में आता है। कांग्रेस के बारे में ऐसा ही समझिए। यानी 1885 से लेके 1905-06 तक कांग्रेस का जो बीज है, कांग्रेस रूपी जो बीज है, वो मिट्टी के अंदर घुलता रहा और खाद, हवा, पानी पाकर वो 1905-06 में पौधे के रूप में प्रकट होना शुरू हुआ। गांधी जी कहते हैं आपको कांग्रेस को ऐसे ही समझना चाहिए। फिर आगे कहते हैं जिसे आप सही जागृति कहते हैं वह तो बंग भंग से हुई, जिसके लिए हम लॉर्ड कर्जन के आभारी हैं। अब गांधी फिर कहते हैं कि आपने बिल्कुल सही कहा, सही जागृति वृक्ष के रूप में कांग्रेस का कांग्रेस रूपी बीज का प्रकटीकरण 1906 में जो बंग भंग हुआ, भारत के गवर्नर जनरल जो लॉर्ड कर्जन साहब थे,
उन्होंने बंगाल का विभाजन किया था, और वो विभाजन आबादी के आधार पर हुआ था। आबादी भी कैसी? जो धार्मिक आबादी थी। पूर्वी बंगाल में एक परंपरा विशेष के लोग ज्यादा थे, और जो पश्चिम बंगाल कहलाता था उसमें एक परंपरा विशेष के लोग ज्यादा थे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के दिमाग में बहुत सारे फितूर पैदा हुए कि लंबे समय तक यदि भारत को स्वतंत्र रखना है तो हमें, भारत को परतंत्र रखना है तो हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने होंगे। तो उन स्टेप्स को वो धीमे धीमे उठा रहे थे। एक तो ऐसे स्टेप्स उठाते थे जिन स्टेप्स के माध्यम से वे भारतीय जनता के मित्र जैसे प्रतीत होते, जैसे कांग्रेस की स्थापना, उससे भारत के मित्र होते प्रतीत होते थे। लेकिन कुछ बीज वो सिर्फ कांग्रेस रूपी बीज ही नहीं बो रहे थे, वो कुछ बीज ऐसे भी बो रहे थे जिनके फल और वृक्ष बहुत विषैले होने वाले थे। वो इस प्रकार के वृक्षों को, इस प्रकार के पौधों को, इस प्रकार की बीजों का भी भारत की मिट्टी में रोपण कर रहे थे। इसलिए 1857 के ठीक 50 वर्ष बाद उन्होंने 1906 में, 1905 में और 1906 में दो बड़े काम किए। 1905 में उन्होंने क्या किया? बंगाल का विभाजन 1905 में ही हुआ था ना, सही हूं? यस सर। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया, और वो बंगाल का विभाजन किस ग्राउंड पे किया? धार्मिक आधार पर किया कि देखते हैं, प्रतिक्रिया देखते हैं इनकी क्या होती है। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि बंगाल वस्तुतः धार्मिक होते हुए भी बंगाल की जो भाव भूमि है वो सांस्कृतिक बहुत ज्यादा है। आज भी यदि हम बांग्लादेश और बंगाल को, अपने भारत वाले बंगाल को देखते हैं तो ध्यान में आता है उनका रहन सहन, खान पान, भाषा, बोली सब ध्यान में आती है। जिस प्रकार से जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था, उस प्रकार से बंगाल में कोई विषमता दिखती नहीं है, सिवाय जो थोड़े राजनीतिक विद्वेष होंगे या जो धर्म के नाम पर कुछ उकसाने वाले नारे होंगे, उनको छोड़कर। इसलिए उन्होंने ये काम किया। लेकिन जब बंगाल के विभाजन के विरोध में पूरा देश एक हो गया तो गांधी जी कहते हैं कि असली जागृति तो हमें 1905 में दिखी बंग भंग के रूप में, और फिर वो कहते हैं कि वो जो जागृति हमें दिखी, उस जागृति ने हमें एक नई ऊर्जा भर दी हमारे अंदर। उस नई ऊर्जा से हमें असली जो कांग्रेस का, हाँ बोलिए, कुछ कहना है रजत? जी सर। हाँ सर, जब बीच की बात करते हैं, जब बीच की संज्ञा दी जाती है शुरुआत वाले टाइम को, मॉडरेट कांग्रेस को, तो रजत तुम्हें दोबारा बोलना पड़ेगा, तुम्हारी आवाज थोड़ी फट रही है बेटा। हाँ सर, जब बीच की संज्ञा दी जाती है शुरुआती कांग्रेस के पीरियड को, तो क्या इससे ये कहा जा रहा है कि जो बाद का पीरियड था, एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस वाला पीरियड था, वही कांग्रेस वाला था, वही असली कांग्रेस थी? और बीच की संज्ञा देखिए, जो मॉडरेट कांग्रेस थी, जो शुरुआत का पीरियड था, उसको असली पीरियड कांग्रेस का नकार दिया जाता है। पूरी रजत बोलूं मैं? जी सर। तुम अपना माइक बंद कर लीजिए जरा। देखिए, मैं थोड़ा समझा दूं आपको। रजत कह रहा है कि कांग्रेस की दो भूमिकाएं थी, कांग्रेस में दो वर्ग हो गए थे, एक मॉडरेट है और एक एक्सट्रीमिस्ट है ना। मॉडरेट को आप बोल दीजिए उदारवादी दल, और जिसको ये एक्सट्रीमिस्ट शब्द कह रहा है उसको मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं कहता, मैं उसको बोलता हूं एजेंटिव, आग्रही, है ना। एक वर्ग कांग्रेस के अंदर ऐसा था जो डोमिनियन स्टेटस का विरोध करता था, जो अंग्रेजों के द्वारा बीच बीच में जो टुकड़ों में अधिकार दिए जा रहे थे उनका विरोध करता था। और एक वर्ग ऐसा था जो ऐसा कहता था, नहीं भाई अंग्रेज हमारे मित्र हैं, हमें उनके साथ बैठकर बात करनी चाहिए, हमें उनको अपना प्रतिवेदन देना चाहिए,
उस प्रतिवेदन पर वो उनका मन होगा तो हमसे बात करेंगे। तो कांग्रेस की जो व्युत्पत्ति हुई है, कांग्रेस का जो जेनेसिस है, वो कोई स्वराज्य की प्राप्ति के लिए नहीं था। देखिए, सिस्टम भी कहता है, तंत्र भी यही कहता है, विज्ञान भी यही कहता है, दर्शन भी यही कहता है कि जिस दृष्टिकोण से किसी चीज की उत्पत्ति होती है, वह चीज या वह संगठन, वह वस्तु, वह परंपरा उसी दृष्टिकोण के परिप्रेक्ष्य में अपना विकास करती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। मैंने कहा कि ये लेक्चर एमए के बच्चों के लिए है। इसमें एमफिल और पीएचडी के बच्चे जुड़ गए। वो इसलिए जुड़ गए कि क्योंकि उनको हिंदू स्वराज्य उन्होंने पढ़ा नहीं है, उनको पढ़ना है, समझना है, सीखना है। मैं देख रहा हूं एमए के बच्चे 5 मुश्किल से होंगे। रविंद्र दिख रहा है, साक्षी दिख रही है, रजत दिख रहा है ना, भास्कर दिख रहा है, बस शुभम है। कुल जमा 5 बच्चे एमए के, बाकी सब बच्चे एमफिल के या पीएचडी के। अब ये वही स्थिति है। क्यों? जिन बच्चों को क्लास करनी है वो रेगुलर फॉर्म मोड में भी आके करते थे, जिनको नहीं करनी होती है वो घर बैठ के भी नहीं कर पा रहे। अब तो कोई बहाना नहीं है ना कि बस छूट गई, गुरुजी पानी पड़ रहा, धूप निकल रही, खेत में काम कर रहा। अब तो कोई ऐसा बहाना नहीं है हमारे पास। यही स्थिति है। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, वस्तुतः वह कोई भारत की स्वतंत्रता के लिए नहीं हुई थी, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हित साधन के लिए हुई थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट का हित कैसे सधेगा, ये उसके लिए मुख्य काम था। तो जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का हित सधता चला जाएगा, वैसे वैसे वो भारतीय जनता के साथ व्यवहार करते चले जाएंगे। ये मुख्य आचरण है उनका। इसलिए प्रारंभ में जो लोग आए थे वो कांग्रेस के उस मैंडेट से सहमत थे। जो 51 लोग बुलाए गए थे और मेरे ख्याल से 70 से ज्यादा लोग 1885 में एकत्रित हुए थे, वो कांग्रेस की बात से सहमत थे कि भाई हम देश के बारे में विचार करेंगे बस। लेकिन बाद में जो लोग कांग्रेस के साथ आते चले गए, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ये लगता था कि ये देश हमारा है, भारत हमारा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना। ब्रिटिश गवर्नमेंट कौन होती है हमें गाइडलाइन देने वाली? हमें उसकी गाइडलाइन क्यों माननी चाहिए? हमें उसके आदेशों को क्यों मानना चाहिए? ये देश हमारा है, अंग्रेज हम पर शासन कर रहे हैं, अंग्रेजों को देश को छोड़ के जाना ही चाहिए, उनको जाना ही होगा। तो अब यहां पर 2 वर्ग बन गए। एक वर्ग अब भी ऐसा है जो ये कह रहा है कि नहीं भाई अंग्रेज हमारे मित्र हैं। एक वर्ग कह रहा है कि हम मित्र हो सकते हैं, लेकिन मित्रता में वो हमें समानता का अधिकार नहीं दे रहे। वो हमको कहीं दोयम दर्जे का, हमको अपने से छोटा मानते हैं और हमको बताते हैं कि ये देश कैसे चलाना चाहिए। तो ये हमको स्वीकार नहीं है। तो इस प्रकार से कांग्रेस के अंदर जो दो दल बने, उनमें से एक दल संयोग से 1905 में आकर कांग्रेस में संख्यात्मक दृष्टिकोण से थोड़ा ज्यादा हो गया। जब वो ज्यादा हो गया तो उसने 1905 के अधिवेशन में राष्ट्रीय शिक्षा, स्वराज्य, स्वदेशी, ये सब नारे दे दिए। और उसके आधार पर कांग्रेस को यह कहा जाने लगा कि उसमें थोड़े एक्सट्रीमिस्टों का वर्चस्व हो गया, मॉडरेट थोड़े बिहाइंड द सीन हो गए। इसलिए जो बंग भंग हुआ 1905 में, वो बंग भंग भी ब्रिटिशर्स के द्वारा ये लिटमस टेस्ट जैसा था कि जरा धर्म के नाम पर विभाजन करके देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या ये जो 1857 में जिस प्रकार से दोनों धर्म की परंपराएं एक होकर लड़ी थी, क्या बंग भंग के नाम पर भी एक होंगी? एक होती हैं तो हम उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाएंगे, और एक नहीं होती हैं तो हमारा विभाजनकारी जो सिद्धांत है वो प्रैक्टिकली अप्लाई हो गया। इसलिए लॉर्ड कर्जन ने लिटमस टेस्ट की भांति 1905 में बंग भंग किया, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि ये टेस्ट असफल हो जाएगा।
इसलिए पूरा देश समर्थन में खड़ा हो गया और पहली बार बड़ा आंदोलन पूरे देश में चला। तो गांधी यही बात यहां पर कहते हैं कि आपकी बात बिल्कुल सही है, बंग भंग के बाद हमें लॉर्ड कर्जन का आभारी होना चाहिए कि उसने पूरे देश को एकजुट कर बंगाल के समर्थन में खड़ा कर दिया। और गांधी इसलिए, जो पहले गांधी ने कहा कि कांग्रेस की जो बड़ी भूमिका है वो यह है कि कांग्रेस ने देश को राष्ट्र बनाया। मैं बार बार कहता हूं कि विषयों को मिलाकर पढ़ने की समझ हमारी विकसित होनी चाहिए। इसलिए बंग भंग के नाम पे पूरा देश एक जो हो गया, उस एकता का श्रेय गांधी जी दो लोगों को देते हैं, एक तो कांग्रेस को और एक लॉर्ड कर्जन को। लेकिन मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं गांधी जी के सम्मान में ही कि गांधी जी की दृष्टि व्यापक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन राष्ट्र के रूप में भारत कांग्रेस की उत्पत्ति के पूर्व भी एकजुट था। यदि एकजुट नहीं होता तो 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है वह भी पूरे देश में लड़ा गया है। इसलिए बंग भंग ने सिर्फ एक नहीं किया और ना कांग्रेस ने देश को राष्ट्र के रूप में खड़ा किया। ये थोड़ा संभ्रमकारी, जो विसंगतिपूर्ण या जो कंट्राडिक्टरी जो विचार है वह प्रतीत होता है। फिर वे आगे कहते हैं कि बंग भंग के वक्त बंगालियों ने कर्जन साहब से बहुत प्रार्थना की, लेकिन वे साहब अपनी सत्ता के बद में लापरवाह रहे। बंगालियों ने कहा था कि बंगाल का विभाजन आप धर्म के नाम पर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर पूजा पद्धति महत्वपूर्ण नहीं है, यहां पर जो संस्कृति है वो महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हिंदू भी और जो मुसलमान भी है वो भी सांस्कृतिक रूप से एक लगता है, एक रूपता है उसमें। तो आप सिर्फ धर्म के नाम पर आप विभाजन नहीं कर सकते। किंतु कर्जन ने उनकी प्रार्थना को माना नहीं। यदि कर्जन प्रार्थना को मान लेते तो बंग भंग नहीं होता। प्रार्थना को माना नहीं, इसलिए बंग भंग के समर्थन में पूरा देश एक हो गया। और फिर कहते हैं हम मान सकते हैं कि उस दिन अंग्रेजी राज के भी टुकड़े हुए। ये पहला 1857 के बाद भारतीय जनता के साथ किया गया संगठित प्रयास था जिसने अंग्रेजी सरकार को चुनौती दी। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि वो बंग भंग नहीं था। बंग भंग के विरोध में जो आंदोलन पूरे राष्ट्र के स्तर पर खड़ा हुआ, उस आंदोलन ने अंग्रेजों को भी विभाजित कर दिया। और फिर आगे वो कहते हैं कि बंग भंग से जो धक्का अंग्रेजी हुकूमत को लगा वैसा और किसी काम से नहीं लगा। इसका मतलब यह नहीं कि जो दूसरे गैर इंसाफ हुए वे बंग भंग से कुछ कम थे। नमक महसूल कुछ कम और गैर इंसाफ नहीं है, ऐसा और तो आगे हम बहुत देखेंगे। लेकिन बंगाल के टुकड़े करने का विरोध करने के लिए प्रजा तैयार थी। उस वक्त प्रजा की भावना तेज थी। उस समय बंगाल के बहुतेरे नेता अपना सब कुछ निछावर करने को तैयार थे। अपनी सत्ता, अपनी ताकत को वे जानते थे। तुरंत आग भड़क उठी, अब वह बुझने वाली नहीं थी, उसे बुझाने की जरूरत भी नहीं है। यह टुकड़े कायम नहीं रहेंगे, बंगाल फिर एक हो जाएगा। अब गांधी यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहे हैं। 1909 में ये किताब लिख रहे हैं और भंग वापिस कब हुआ है? 1911 में। ठीक है ना? गांधी जानते हैं कि भंग जो है वो स्थायी नहीं है, क्योंकि जनता भंग के विरोध में जिस तरीके से संगठित हुई है और अंग्रेजों के स्थान स्थान पर जो विरोध हो रहे हैं वो भंग समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक अंग्रेजी जहाज में जो दरार पड़ी है वह तो हमेशा रहेगी, लेकिन अंग्रेजों को ये असफलता सालती रहेगी। और भंग के मुद्दे पर लॉर्ड कर्जन के विरोध में भी कुछ अधिकारी थे, तो उनको भी ये कहने का मौका मिल गया कि हिंदुस्तान के साथ जो व्यवहार कर्जन ने किया वो करणीय नहीं था। और फिर वो कहते हैं कि ये जो खाई अंग्रेजी जहाज में पड़ गई है वो भी चौड़ी होती जाएगी। जागा हुआ हिंद फिर सो जाए ये नामुमकिन है। फिर वो कहते हैं कि भाई जब एक बार समाज अपनी
ताकत को पहचान जाता है। जब एक बार विराट जागृत हो जाता है तो फिर वो सोता नहीं, कब तक, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। इसलिए वो कहते हैं कि स्वराज्य की प्राप्ति में बंग भंग एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे कहते हैं अंग्रेजी हुकूमत भी यह बात समझती है, इसलिए टुकड़े रद्द नहीं हुए। ज्यों ज्यों दिन बीतते जाते हैं त्यों त्यों प्रजा तैयार होती जाती है। प्रजा एक दिन में नहीं बनती, उसे बनने में कई बरस लग जाते हैं। देखिए, मैं जो बार बार आपसे कहता हूं कि गांधी जी दो परंपराओं के बीच में जुड़ रहे हैं। एक तो भारतीय परिप्रेक्ष्य है जो उनके घर से, परिवार से, माता से, पिता से उनको प्राप्त हुआ है। एक परिप्रेक्ष्य वह है जो उन्हें शिक्षा के माध्यम से, जो पश्चिम का एक्सपोजर उनको मिला उसके माध्यम से उनको प्राप्त हुआ है। इसलिए गांधी जानते हैं कि लोग, वो प्रजा शब्द प्रयोग कर रहे हैं, मैं प्रजा शब्द नहीं यहां पर उद्धृत करूंगा, क्योंकि प्रजाएं जागृत नहीं होती। प्रजाएं कभी भी नियंता बनने का प्रयास नहीं करती। वो नियंता भी बनती हैं तो विधिंदी सिस्टम बनते हैं। जैसे इंग्लैंड में प्रजा जागृत हुई तो उन्होंने रानी के वर्चस्व को स्वीकार किया। कनाडा में जागृत हुई, उन्होंने रानी के वर्चस्व को स्वीकार किया। भारत में भी गांधी जी उसी प्रकार की बात कर रहे हैं, डोमिनेंट स्टेटस की। इसलिए वो बार बार प्रजा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। एक ही पैरे में उन्होंने 2 बार प्रजा शब्द प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि वो रानी के वर्चस्व को मान रहे हैं। उनको लग रहा है कि यदि डोमिनियन स्टेटस हमको मिलेगा तो रानी रहेगी, इसलिए हम प्रजा हैं, इसलिए वो प्रजा शब्द कह रहे हैं। वास्तविकता क्या है? भारत लोक परंपरा का देश है। भारत में प्रजा नहीं है, भारत में लोक है। प्राचीन भारत से लेकर भारत में लोक की ही मान्यता रही है। इसलिए स्थान स्थान पर ऋग्वेद से लेकर अनेक संस्कृत के वाङ्मय में लोक शब्द प्रयुक्त हुआ है, और भारत में प्रजा शब्द भी प्रयुक्त हुआ है संस्कृत वाङ्मय में। लेकिन प्रजा शब्द का जो रूप है वो लोक से थोड़ा अलग है, उस पर कभी बाद में बात करेंगे। गांधी जी यहां पर प्रजा शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि डोमिनियन स्टेटस की बात उनके दिमाग में है। इसलिए वो कहते हैं कि प्रजा एक दिन में नहीं जागती, लेकिन जब जागती है, तैयार होती है, तो फिर वो लंबे समय तक कार्य करती है। इसलिए बंग भंग वाली जो समस्या है वो समाधान को प्राप्त होगी, समय लगेगा, एक दिन में नहीं होगा। लेकिन बंग भंग ने भारतीय समाज में जो जागृति लाई है उसका एक अपना अलग महत्व है। अब रामचंद्र थोड़ा सा कन्विंस होता प्रतीत हो रहा है, इसलिए अब वो ज्यादा तर्क कुतर्क नहीं कर रहा, फिर वो सीधा सा एक सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा है। अच्छा, तो बंग भंग के नतीजे आपने क्या देखे? अब वो थोड़ा परिणाम की तरफ पहुंच रहा है कि अच्छा, बंग भंग से का परिणाम क्या हुआ, नतीजे। बंग भंग को आप किस रूप में देखते हैं? अरे जब एक होगा तब होगा, लेकिन अभी नतीजे बताएं मुझे। तो गांधी जी कहते हैं, आज तक हम मानते आए हैं कि बादशाह से अर्ज करना चाहिए और वैसा करने पर भी दाद ना मिले तो दुख सहन करना चाहिए। हम अपने से बड़ों से निवेदन करते हैं, अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है, लेकिन यदि उस रिक्वेस्ट को वो एंटरटेन नहीं करते तो कोई बात नहीं, हम पीड़ा सहन कर लेते हैं, लेकिन अलबत्ता अर्ज तो करते ही रहना चाहिए। हमारी बात मानी जाए या नहीं मानी जाए, कांग्रेस का एक बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो यह है कि कांग्रेस अपनी बातों का प्रतिवेदन समय समय पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता है। उनमें से कुछ बात मानी जाती है और कुछ बात नहीं मानी जाती। मानी जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मानी जाती है तो गांधी जी वही बात कह रहे हैं कि हम फिर प्रतिवेदन देंगे, हमको प्रतिवेदन अर्ज करते रहना चाहिए। फिर वो कह रहे हैं, अर्ज तो करते ही रहे। बंगाल के टुकड़े होने के बाद लोगों ने देखा कि हमारे अर्ज के पीछे कुछ ताकत चाहिए, लोगों में कष्ट सहन करने की शक्ति चाहिए। बंग भंग हुआ, पहले बंग भंग नहीं हो उसके लिए हमने तमाम प्रकार के प्रतिवेदन दिए, लेकिन प्रतिवेदनों को मान्य नहीं किया गया, बंग भंग हो ही गया। तो बंग भंग हो गया तो हमने उसका विरोध करना शुरू किया। तो उस विरोध करने से हमारे अंदर सहन शक्ति बढ़ने लगी, हमारी शक्ति का भी संचय होने लगा। यह नया जोश टुकड़े होने का अहम नतीजा माना जाएगा।
जब रामचंद्र पूछता है ना, अच्छा इसका परिणाम क्या हुआ, तो वो कह रहे हैं कि ये जो भारत एक हुआ है, हमारे अंदर जो शक्ति का संचार हुआ है, अंग्रेजों के विरोध को सहन करने की शक्ति जो हमारे अंदर संचित हो रही है, वह बंग भंग का परिणाम है, यह हमें मानना चाहिए। फिर वो कहते हैं जो बात लोग डरते हुए या चोरी छुपे करते थे वह खुल्लम खुल्ला होने लगी है। बंग भंग का एक परिणाम और क्या हुआ कि पहले बंग भंग का विरोध आदमी चोरी छुपे करता था, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार के कारण अब लोग उसको खुलकर करने लगे, क्योंकि उनको अंग्रेजों का जो हाइट है वो पता पड़ गई है कि हमारे विरोध को वो किस सीमा तक बर्दाश्त कर पाएंगे और हमारे विरोध की सजा वो कितनी सीमा तक हमें दे सकते हैं। स्वदेशी का आंदोलन चला, मैंने बताया 1905 में 4 बड़ी बातें कांग्रेस से में स्वीकार की गई थी। स्वदेशी आंदोलन, बंग भंग, स्वदेशी आंदोलन, स्वराज्य, राष्ट्रीय शिक्षा और एक सकारात्मक विरोध, पैसिव रेजिस्टेंस, 4 चीजें। तो वो कहते हैं स्वदेशी का आंदोलन चला, अंग्रेजों को देखकर छोटे बड़े सब भागते थे, पर अब नहीं डरते, मारपीट से भी नहीं डरते, जेल जाने से उन्हें कोई हर्ज मालूम नहीं होता और इनके पुत्र रत्न आज देश निकाला भुगतते हुए विराजमान है। आपको पता है 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजित हो गई थी और उसके बाद में तिलक, लोकमान्य तिलक को मांडले भेज दिया गया था बर्मा। तो गांधी कह रहे हैं कि 1905 के बंग भंग ने लोगों में अद्भुत उत्साह भर दिया और उस उत्साह का परिणाम ये हो गया कि अब लोग डरते नहीं है, अंग्रेजों के विरोध को सहन करते हैं और देश निकाला। तिलक का नाम नहीं ले रहे यहां पर गांधी, लेकिन सबको पता है कि तिलक को मांडले जेल भेजा गया था। तो वो कह रहे हैं कि जो देश निकाला दिया गया है, उस देश निकाले को भी अब लोगों ने स्वीकार कर लिया है, जेल जाने से भी नहीं डरते। ये बंग भंग का परिणाम है। यह चीज उस अर्ज से अलग है जो लोगों में खलबली मच रही है। बंगाल की हवा उत्तर में पंजाब तक और दक्षिण में मद्रास तक, कन्याकुमारी तक पहुंच गई है। हमको सबको पता है कि बंगाल के विभाजन के विरोध में पूरा देश एक हुआ था। तो गांधी जी बंग भंग का जो परिणाम है वो रामचंद्र को इस प्रकार से समझाते हैं। रामचंद्र फिर प्रश्न करता है, इसके अलावा और कोई जानने लायक नतीजा आपको सूझता है? हम भी, मतलब आप उत्तर देते रहिए, लेकिन हम भी क्लास को लंबा चलाते ही रहेंगे, ये वो वाली मानसिकता है। वो फिर पूछता है, अच्छा चलो ये तो समझ में आ गई, कोई और परिणाम जो निकला हो बंग भंग का, वो बताएंगे क्या? फिर गांधी जी कहते हैं, बंग भंग जैसे अंग्रेजी जहाज में दरार पड़ी है, वैसे ही हम में भी दरार फूट पड़ी है। बड़ी घटनाओं के परिणाम भी यूं बड़े ही होते हैं हमारे। अब वो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं जो मैंने अभी रजत ने प्रश्न पूछा था कि बंग भंग का एक परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस में भी 2 दलों में उभार आ गया, एक मॉडरेट के नाम से जाने गए और एक एक्सट्रीमिस्ट के नाम से, एक उदारवादी और एक आग्रहवादी। ठीक है, सूरत अधिवेशन में तो आपको पता है पंडाल वंडाल सब मार पिटाई तक हो गई थी, कुर्सियां भी चल गई थी उसमें, और उसमें कांग्रेस 2 रूप में विभाजित हो गई थी, एक गर्म दल वाली कांग्रेस और एक नरम दल वाली कांग्रेस। तो गांधी जी कहते हैं बंग भंग का एक परिणाम ये भी हुआ कि एक तो देश एकजुट हुआ, लोगों में सहन शक्ति बढ़ी, लोगों में अपनी बात कहने की आशा इच्छा जागृत हुई, लोगों को कष्ट सहने का, लोगों को देश की स्वतंत्रता के लिए बंग भंग के विरोध के कारण देश से निकाला जाना भी स्वीकार हुआ, लाठी गोली डंडे खाने का भी अभ्यास बना। लेकिन एक काम यह भी हो गया कि कांग्रेस में 2 धड़े भी बन गए। वो सिर्फ बंग भंग का विभाजन, बंग भंग नहीं हुआ, ना केवल अंग्रेजी राज में दरार पड़ी, बल्कि बंग भंग के मुद्दे ने कांग्रेस के अंदर भी दरार डाल दी, एक आग्रही दल के रूप में और एक उदारवादी दल के रूप में। इसलिए वो कहते हैं कि हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए, और यदि ये सब चीज समझ पाएंगे तो हम लंबे समय तक अपनी बातों को ध्यान में रखकर बात कर सकते हैं। कोई प्रश्न यहां तक आता हो तो हम बात कर सकते हैं। हाँ सर, मेरा एक प्रश्न है। हाँ सर, गांधी जी ने कहा था कि बंगाल के विभाजन में जो है, बंगाल के विभाजन ने ब्रिटिश राज के खिलाफ जो है असंतोष के बीज बो दिए हैं,
वो कहते हैं कि ब्रिटिश राज में दरार पड़ गई थी। तो सर आज के समय में जो है वर्तमान में इस संदर्भ से सर मतलब क्या महत्व है सर इसका? सर आपकी सर आवाज आपका नहीं आ माइक रही। माइक माइक बंद है सर आपका। सर आपका माइक बंद है। सर आवाज नहीं आ रही है। हाँ हाँ, माइक बंद था ना, इसलिए नहीं आ रही थी। अब आ रही है? जी। बंग भंग के 3 परिणाम हमको ध्यान में आते हैं, जो 1905 से लेकर आज तक लगभग 115 वर्ष बाद भी हमारे ध्यान में है। और इन परिणामों की जो नींव है वो कोई बंग भंग के समय नहीं पड़ी। मैं फिर पीछे ले जाता हूं आपको। 1857 ने भारत के भवितव्य को निर्धारित कर दिया था। एक तो ये समझ में आ गया था कि भारत गुलाम लंबे समय तक नहीं रहेगा। दूसरा, अंग्रेजों को भी ये समझ में आ गया था कि भारत गुलाम भी नहीं रहेगा, एक ना एक दिन स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा। जब ये स्वतंत्रता प्राप्त कर लेगा तो भारत बहुत विशाल देश है, भारत की विशाल और बड़ी पुरानी संस्कृति है। उस संस्कृति के बल पर ये दोबारा फिर विश्व गुरु बन जाएगा। तो हमें भी कुछ ऐसे प्रपंच रच देने चाहिए जिन प्रपंचों में ये अपने में ही जकड़ा रहे और हमें फिर भविष्य में चुनौती ना मिल पाए। तो 1857 के बाद उन्होंने कुछ इस प्रकार के प्रपंच रचने शुरू किए। उन प्रपंचों में एक तो उन्होंने जो 2 नेशन थ्योरी का जो बीज है वो सिर्फ उन्होंने कांग्रेस का ही बीज नहीं बोया, उन्होंने 2 नेशन थ्योरी भी बो दी। और 1857 के बाद उन्होंने सिस्टमेटिकली 2 व्यक्तियों को 2 नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्डअप करना शुरू किया। उन्होंने, मैं बार बार कहता हूं, 20वीं 19वीं शताब्दी तक उर्दू भाषा के रूप में मान्य नहीं थी अंग्रेजों को। 1828 का विलियम बेंटिक का जो सर्कुलर है वो इस बात का गवाह है। और अरबी फारसी में जो शेरो शायरी हो रही है उसको विलियम जोन्स जैसा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का चीफ जस्टिस 1883 से जो 1893 तक 1783 से 1793 तक भारत में रहा है, वो कह रहा है कि गुन्ना बेगम नाम के जो शायर हैं वो हिंदी में कविता करते हैं और उनकी जो कविता है वो आज की उर्दू जैसी उर्दू ही है बिल्कुल। तो 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में उर्दू भाषा के रूप में नहीं है, लिपि अरबी फारसी है उसकी, लेकिन वो भाषा हिंदी ही है। 1828 तक अंग्रेजों ने जो विलियम बेंटिक ने सर्कुलर निकाला उसमें लिखता है कि आज के बाद यदि संस्कृत के पाठशालाओं को और अरबी फारसी के मदरसों को सरकारी अनुदान चाहिए तो उनको अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई या अंग्रेजी पद्धति की पढ़ाई को शुरू करना होगा। ये 2 बड़े प्रमाण हैं कि 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी में उर्दू भाषा के वजूद को, अस्तित्व को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्वीकार नहीं करती। 1857 की क्रांति ने उनके मन में ये भाव पैदा कर दिया, यदि लंबे समय तक शासन करना है तो अपनी शिक्षा लागू करनी होगी। उसके लिए उन्होंने यूनिवर्सिटियां बनाई, कलकत्ता, बंबई, मद्रास। और दूसरा, इन दोनों परंपराओं को भाषा के आधार पर, जिसको अंग्रेजी में हम नेशनलिटी बोलते हैं, आधार पर अलग करना होगा। इसलिए सिस्टमेटिकली उर्दू को प्रमोट किया जाना शुरू किया गया और जो अरबी फारसी मानी जाती थी उसको फिर, जो हिंदी मानी जाती थी और अरबी फारसी में लिखी जाती थी, उसको फिर उर्दू कहना शुरू किया गया। और उसके लिए फिर अलीगढ़ मूवमेंट चला पूरा और बाद में फिर कांग्रेस की प्रतिष्ठापना हुई। और 1905 में जब बंग भंग हुआ और बंग भंग के समर्थन में जिस तरीके से पूरा देश खड़ा हो गया, तो 1906 में एक बीज उन्होंने फिर और बोया
मुस्लिम लीग की स्थापना। तो गांधी जी जब हिंद स्वराज दिख रहे हैं 1909 में, तो उनको कांग्रेस रूपी बीज दिख रहा है, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट और बीज भी पैरेलल बो रही है। उनमें से कुछ बीजों के वृक्ष बन गए और कुछ बीजों के वृक्ष बाद में बने, और बाद में गांधी जी ने कभी हिंद स्वराज को अपडेट किया नहीं, क्योंकि हिंद स्वराज के बारे में गांधी जी ने 1938 तक एक ही बात कही है कि मुझे इसमें सिर्फ एक शब्द को बदलने के और कोई महसूस नहीं होता कि मैं उसको परिवर्तित करूं। इसलिए बंग भंग के कालखंड में किए गए अंग्रेजों के क्रियाकलापों ने न केवल अंग्रेजों को, कुछ अंग्रेज ऐसे थे जो ये सब बातें पसंद नहीं करते थे, उन अंग्रेजों को ऑक्सीडेंटलिस्ट और ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। प्राच्यविद और पाश्चात्यविद, जो प्राच्यविद थे वो भारत को भारत के दृष्टिकोण से देखे जाने का पक्ष लेते हैं, और जो पाश्चात्यविद थे वो भारत को पश्चिम के दृष्टिकोण से देखे जाने के आधार पर नीतियों का क्रियान्वयन करने का पक्ष लेते हैं। तो बंग भंग ने न केवल अंग्रेजों को विभाजित किया, न केवल अंग्रेजों को विभाजित किया, न केवल कांग्रेस को विभाजित किया, बल्कि देश के विभाजन की नींव भी रखी। और वो परिणाम वो कोई 1905 का सीन नहीं है। मैंने आपसे कहा कि कुछ प्रकार के कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो मौसमी होते हैं, पौधे जिनकी आयु 3 वर्ष होती है, 6 वर्ष होती है, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनमें विशाल वट वृक्ष पैदा हो जाते हैं और वो नष्ट नहीं होते। तो बंग भंग के कारण या बंग भंग का एक परिणाम ये भी निकला कि उसके द्वारा जहां गांधी जी को देश एकजुट होता हुआ दिख रहा है, जहां कांग्रेस में दरार पड़ती हुई दिख रही है, जहां अंग्रेजी जहाज में दरार पड़ती हुई दिख रही है, वहीं भारत में लंबे समय तक उसके परिणाम भुगतने की भी एक प्रक्रिया शुरू हो गई। ये बंग भंग का एक साइड इफेक्ट है जो आज तक देश कीमत चुकाता है। तो जैसा गांधी जी कहते हैं कभी एक दिन में व्यवस्थाओं का निर्माण नहीं होता, प्रजा एक दिन में नहीं बनती है, इसी प्रकार से अच्छी व्यवस्थाएं भी और बुरी व्यवस्थाएं भी एक दिन में नहीं बनती। उनके बनने में भी और उनके बिगड़ने में भी वर्षानुवर्ष लगते हैं। क्लियर? कोई और बात? ठीक है, कल फिर मिलेंगे 1 बजे जी। अब अपन रोज करेंगे 1 बजे, कल फिर मिलेंगे। हाँ दीपक, कुछ पूछना है? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी। सर वो एक क्वेश्चन था कि सर इंडियन नेशनहुड के कॉन्टेक्स्ट में सर एक तो गांधी जी हिंद स्वराज में आदि शंकर का संदर्भ देते हैं कि वो 4 मठों की स्थापना करते हैं भारत के चारों कॉर्नर्स में। तो वो इंडियन नेशनहुड को वो स्ट्रेंथन करता है, और दूसरी तरफ वो कांग्रेस का जो के बारे में बोलते हैं नेशनहुड के कॉन्टेक्स्ट में। तो सर ये क्या ये दोनों बातें इनकंसिस्टेंट हैं, या फिर वो जो बोल रहे हैं कांग्रेस के बारे में वो पुरानी बात को एक तरीके से रीइंफोर्स कर रहे हैं? सर आपको आवाज आ रही है? सर आपका माइक ऑफ है। हाँ दीपक, मैं विरोनिका अपना माइक ऑफ कर ले। जी। दीपक ये बात मैं तुम्हें अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं जब इस विषय पर आऊंगा तब इसकी विस्तार से बात करूंगा। लेकिन मैं 2 बात आज तुम्हें बता देना चाहता हूँ। हिंदुस्तान में 2 नैरेटिव और 2 कन्नोटेशन पैरेलल चलते हैं। एक नैरेटिव कॉलोनियल है और ऐसी कन्नोटेशन भी कॉलोनियल है।
जो लोग कॉलोनियल कन्नोटेशन और कॉलोनियल नैरेटिव्स को पढ़ते या अडॉप्ट करते हैं वो उसके अकॉर्डिंगली बात करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भारतीय जो नैरेटिव है और भारतीय जो कन्नोटेशन है वो उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसके आधार पर बात करते हैं। तो गांधी जी के साथ भी ये डिलेमा है। गांधी जी 1909 में 40 साल की आयु के हैं और गांधी जी ने भारतीय बांग में मतलब जितनी मेरी समझ बनी है गांधी जी के साहित्य को पढ़ने के बाद, तो मैं कह सकता हूं कि 1909 तक गांधी जी ने भारतीय साहित्य बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है। भारतीय साहित्य से जब मैं कह रहा हूं तो वो संस्कृत बांग में है, वो उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा 1909 तक। यदि पढ़ा होता तो वो इस प्रकार की शब्दावली का उपयोग नहीं करते, और यदि वो कर भी रहे हैं तो वो कॉलोनियल कन्नोटेशन को ही कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो वो स्वाभाविक है। वो जो डिलेमा दिखता है, बहुत सारे लोगों में डिलेमा दिखता है। हम एकात्म मानव दर्शन पर जब चर्चा करेंगे तो वहां भी वो डिलेमा दिख रहा है। तो ये क्योंकि हम पढ़ू शिक्षा दीक्षा में रहे हैं जो कॉलोनियल कन्नोटेशन को ही कैरी फॉरवर्ड करती है, और जब तक वो नैरेटिव नहीं बदला जाता, वो कन्नोटेशन नहीं बदला जाता, तब तक इस प्रकार के डिलेमा बहुत सारे लोगों में रहेंगे ही। ठीक है ना? तो मैं जब उस विषय पर आऊंगा तब इसकी और विस्तार से व्याख्या करूंगा कि नेशनहुड को कैसे डिफाइन करते हैं। हाँ रजत। जी सर, जी सर। सर 1921 के, कल आपने 1921 के व्याख्यान की बात की थी गांधी जी के। हाँ। तो उसी में 1921 के व्याख्यान में ही उन्होंने इस टेक्स्ट को लिखने का दो पर्पस बताए हैं। एक तो जब लंदन में रह रहे थे और लंदन में वो अपने कुछ दोस्तों से मिले, और उन दोस्तों से मिलने के बाद उनकी सोच का रिएक्शन उन्होंने इस टेक्स्ट को बताया है। और वो दोस्त उन्होंने 1921 में वीर सावरकर का नाम लिया कि वीर सावरकर से वो लंदन में मिले, और उनकी एक्सट्रीमिस्ट सोच का रिएक्शन उस टेक्स्ट में है। और दूसरी बात, उन्होंने उस टेक्स्ट का पर्पस बताया है कि इंडिया की आगे फॉरवर्ड आने वाली सिचुएशन को कैसे बेटर कर सकते हैं, एजुकेशन और इकोनॉमी और एनी अदर सेक्टर। हाँ, क्लियर रजत? रजत, जो बाद वाली बात है कि इस टेक्स्ट को उन्होंने भविष्य के दृष्टिकोण से बात की है, वो मैं बाद में बात करूंगा जब उस मुद्दे पर आऊंगा। लेकिन पहला वाला मैं तुम्हें बता देता हूं। देखिए, मैं फिर वो आपसे अपनी बात कहना चाहता हूं कि गांधी जी जैसे व्यक्ति को रिएक्शन की बात कहना, मुझे लगता है कि जो गांधी जी ये कह रहे हैं कि कोई मेरे एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो मैं दूसरा गाल सामने कर दूंगा, वो गांधी प्रतिक्रिया की बात कैसे करेगा? गांधी जैसा व्यक्ति यदि प्रतिक्रिया की बात कर रहा है तो मैं बार बार वही कह रहा हूं कि कहीं डिलेमा है। क्योंकि जो गांधी कह रहा है कि मैंने लंदन में पढ़ते समय जब मैंने भगवत गीता पढ़ी, फिर मैंने थियोसॉफिस्ट के साथ, मेरे एक ईसाई मित्र के साथ मैंने बाइबल पढ़ी, ओल्ड टेस्टामेंट मुझे समझ में नहीं आया, न्यू टेस्टामेंट मुझे थोड़ा अच्छा लगा और न्यू टेस्टामेंट से मैंने जाना तो कि कोई एक गाल में थप्पड़ मारेगा तो मैं दूसरा भी कर दूंगा, है ना? तो ये जो बात गांधी जी कह रहे हैं, और फिर बाद में उन्होंने कहा कि मैंने थियोसॉफिस्ट के साथ मिलने के बाद में थियोसॉफिस्ट का लिटरेचर पढ़ा। तो गांधी जैसे व्यक्तित्व के द्वारा सावरकर से मिलने के बाद भी यदि प्रतिक्रिया की बात गांधी जी रेखांकित करते हैं तो मतलब मुझे लगता है कि कहीं कुछ कंफ्यूजन है। ठीक है? और उस कंफ्यूजन का आधार यही है कि जब हम ये मान लेते हैं, मैंने कहा जैसे जब हिंदू स्वराज हम पढ़ रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि एक तरफा कन्नोटेशन है। कई बार वो बहुत सारी चीजों में कह रहे हैं कि राष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण है। ठीक, बंग के दृष्टिकोण से भी वो फिर कह रहे हैं कि बंग ने भारत को फिर एक नेशन के रूप में बना दिया। तो गांधी जी कहीं लगता है कि एक वन साइडेड जो व्यू है वो लेकर चल रहे हैं, और वो वन साइडेड व्यू इसलिए लेकर चल रहे हैं क्योंकि भारतीय बांग में से उनका परिचय अभी नहीं हुआ है। इसलिए गांधी जी के 1920-25 के बाद का जो लिटरेचर है, जब आप वो पढ़ते हो तो ध्यान में आता है।
1919 से पहले के गांधी को हम पढ़ते हैं तो अलग है, 1919 के बाद का गांधी हम पढ़ते हैं तो अलग है, 1921 के बाद के गांधी के लिए पढ़ते हैं तो गांधी अलग दिखता है, 1929 के बाद 1930 के बाद का गांधी हम पढ़ते हैं समग्र में तो गांधी अलग दिखता है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बाद गांधी के जो लेख हैं वो पढ़ते हैं तो फिर हमें अलग गांधी दिखता है। तो 1935 में गांधी ने वर्धा में सेवाग्राम की स्थापना की है। तो गांधी उत्तरोत्तर कॉलोनियल कन्नोटेशन से भारतीय कन्नोटेशन को भी गढ़ रहा है, लेकिन उस कॉलोनियल कन्नोटेशन को और उस नैरेटिव्स को अपने साथ कैरी फॉरवर्ड भी कर रहा है। और जैसा मैंने कहा कि भाई जिस परंपरा में हम पलते हैं, बढ़ते हैं और जिस जो एक्सपोजर हमको मिलता है उसमें बहुत सारे मामलों में हम प्रतिक्रिया करते हैं। अब हम क्या कहेंगे कि वो सावरकर के मिलने के बाद तो प्रतिक्रिया की बात करते हैं, तो फिर 1921 का खिलाफत आंदोलन है, उसके बाद क्या करेंगे? वो एग्जाम्पल भी है, वो भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, उस पर गांधी जी चुप है। गांधी जी खिलाफत आंदोलन को या जो असहयोग आंदोलन है उसको चौरी चौरा कांड के बाद तो वापस ले लेते हैं, ठीक, लेकिन केरल में भी कुछ घटा है, उस पर भी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। तो वो कहीं लगता है कि कहीं समग्रता में पूरा चिंतन नहीं है। अब ठीक है, हम विद्यार्थी हैं राजनीति विज्ञान के, हम गांधी को पढ़ते हैं इसलिए हम गांधी के भी विद्यार्थी हैं, हम कोई गांधी जैसा विशाल व्यक्तित्व नहीं है इसलिए हम गांधी के मूल्यांकन करता भी नहीं हो सकते, क्योंकि गांधी जी की जो परिस्थितियां थी वो उनके हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति के आधार पर, मैं व्याख्या कर रहा हूं तो अपनी परिस्थितियों के आधार पर कर रहा हूं, अपने अध्ययन के आधार पर कर रहा हूं। गांधी जी की भी अपनी समझ थी, गांधी जी की परिस्थितियां थी, गांधी जी का अपना एक अध्ययन था, ठीक, गांधी जी का अपना एक माइंड सेट था, गांधी जी की एक समझ थी कि मुझे कैसे देश के समस्याओं के समाधान के दृष्टिकोण से कांग्रेस को अपने को आगे ले जाना है। मेरी अपनी समझ है कि मुझे अपने विद्यार्थियों को समग्रता के परिप्रेक्ष्य में कैसे गांधी जी समझाने हैं, तो मैं अपने दृष्टिकोण से गांधी जी की व्याख्या कर रहा हूं, गांधी जी अपने दृष्टिकोण से अपनी व्याख्या करते हैं। क्लियर? और कोई? जी सर। ठीक है, खत्म करें यहां पर। रजत एमए को बता देना, ठीक है? यस। हाँ, कि ये अटेंडेंस काउंट होंगी, ये रिकॉर्ड है, मैं साइट पर डाल दूंगा लेक्चर को पूरे को एज इट इज विदाउट एनी एडिटिंग, ठीक? एक दूसरी बात, 1 बजे का मतलब होता है 12:60। आज 20 मिनट लेट शुरू किया है हमने, है ना? सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ, कौन बोल रहा है? सर, हाँ सर आपने कहा था कि किसी भी कालखंड में सभी व्यक्ति पूरी तरह सही नहीं होते और सभी व्यक्ति पूरी तरह गलत नहीं होते। तो सर ऐसे समय में सर सही या गलत का सर जो पैमाना है या सर जो निर्धारण होता है सर, वो मतलब इसकी कंडीशंस क्या हैं सर? भारतीय परंपरा इस संदर्भ में सर क्या कहती है सर? एक तो ये समझ लीजिए, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, कभी सब लोग सही नहीं होते, कभी गलत नहीं होते। संख्या कई बार ज्यादा अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा होती है तो हम उसको सत्युग कह देते हैं, और अच्छे लोगों की संख्या कम हो जाती है तो हम उसको कृत्युग बोल देते हैं। और भारतीय परंपरा में अच्छाई और बुराई के मायने, जिससे राष्ट्र का भला होता है, जिससे लोक का भला होता है, वह अच्छा, जिस काम को छिपाना नहीं पड़ता, जिस काम को बताने में शर्मिंदगी महसूस नहीं होती, ठीक, वो अच्छा। और जिससे लोक का नुकसान होता है, राष्ट्र का नुकसान होता है, जिस काम को छुपाना पड़ जाए, वो गलत। इसके कोई बहुत ज्यादा, अब मैं धर्म की परिभाषा दूंगा, धर्म की व्याख्या करूंगा, तो अब मैं धर्म जानबूझकर मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूं, नहीं तो तकनीकी रूप से जो धर्म है वह सही है और जो अधर्म है वह गलत है। अब धर्म से अभिप्राय यहाँ मंदिर में घंटा घड़ियाल बजाने से नहीं है, धर्म से अभिप्राय धरती क्षमा दमस्तेम शौचम इंदिर निकले, जिसको याज्ञवल्क्य के कहता है, जिसको मनु कहता है, ठीक। और वर्तमान में जो संविधान कहता है, हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं और जो कर्तव्य हमारे संविधान के द्वारा निर्धारित किए गए वो हम करते हैं तो हम धर्म पर चल रहे हैं, और यदि हम उनका उल्लंघन कर रहे हैं तो हम अधार्मिक हैं। बिल्कुल क्लियर। भारतीय परिप्रेक्ष्य
मान्य परिभाषाओं के, मान्य तथ्यों से इतर जाने को अधर्म मानता है और उनका अनुपालन करने को धर्म मानता है। हम संविधान के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं तो हम धार्मिक हैं, और हम संविधान के विरोध जाकर अपने क्रियाकलाप कर रहे हैं तो हम अधार्मिक हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर, ठीक है। तो कल भैया 1 बजे मिलते हैं, और एमए वालों को परीक्षा देनी है, एमफिल और पीएचडी को नहीं देनी। रजत बता देना। जी सर। गांधी जो है वो बहुत भैया सरल भी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। हम पिछले 32-35 साल तक गांधी पढ़ रहे हैं, 85-86 थे, 86 में बीए में आ गए थे। तब भी हमें लगता है एक बार गांधी और पढ़ लो, हिंदू स्वराज और पढ़ लो, इसका ये आयाम छूट गया, इसका ये आयाम छूट गया, ठीक है। तो एमए को बोल देना कि जरा रहे, 5 बच्चों से काम नहीं चलेगा, ये एमए का ही पेपर है, क्लियर, ठीक है। कल फिर मिलते हैं 1 बजे। नमस्कार। गांधी पढ़ रहे हो ना हिंदू स्वराज आप लोग? जरा किसने पढ़ लिया हाथ खड़ा कर लें। किसने पढ़ लिया हिंदू स्वराज पूरा? भास्कर, ए शुभम, रजत, ये भास्कर और शुभम की आवाज नहीं आ रही। जी सर। बोलता क्यों नहीं है भाई? सर अभी पूरा नहीं पढ़ा गया है। कितना पढ़ लिया सर? फर्स्ट 2 चैप्टर है सर, थोड़ा ही पढ़ा है, मतलब ज्यादा नहीं पढ़ा। पूरा पढ़ ले, 2 घंटे की किताब है मैं सुन नहीं पाया भाई। 2 घंटे की किताबें पढ़ने में क्या परेशानी है? पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा हिंदू स्वराज। जी सर। हिंदू स्वराज और एकात्म मानव दर्शन, ये 2 पुस्तक ऐसी हैं कि तुम्हें बार बार पढ़नी पड़ेंगी, और जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नए आयाम इनके दिखने शुरू होंगे, ठीक है ना? ठीक है। इतनी पढ़ लीजिए, अभी फिर पढ़िए 10-20-50 पेज, 50-60 पेज तो खुले इस किताब में। जी ठीक, कल मिलते हैं 1 बजे। नमस्कार।